गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आज के लेक्चर में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम और इसकी एनालिसिस कैसे की जाती है अंडर द वेरियस फोर्स सिस्टम टू एनालाइज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों की प्रीवियस लेक्चर में एफबीडी से मतलब क्या होता है। तो एफबीडी इज बेसिकली FBD is drawn to analyze the condition of equilibrium of the body which is under the various kind of force system। तो वो फोर्स सिस्टम कौन से हो सकते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। कोप्लानर कॉन्करेंट भी हो सकते हैं, कोप्लानर पैरेलल हो सकते हैं या कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल हो सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2020। बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? गेट 2020 के सेट 2 में पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या पता करना है। क्वेश्चन इज गिवन, एन अटेम्प्ट इज मेड टू पुल ए रोलर ऑफ वेट W ओवर ए कर्व स्टेप बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F एज शोन इन द फिगर। यहाँ एक रोलर है जिसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि इस गिवन सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। लिखा है प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द ग्राउंड इज म्यू। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन म्यू। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ध्यान से समझना, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ द रोलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द रोलर इज जस्ट अबाउट टू क्लाइंब द स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रोलर क्या है, जब स्टेप को जस्ट छोड़ने वाला है, ग्राउंड को छोड़ने वाला है, उस समय बताओ उसका FBD क्या होगा। तो बच्चों देखो ये रोलर 3 फोर्सेस से गवर्न हो रहा है। एग्जामिनर ने आपको एक फोर्स केवल दिखाया है, दैट फोर्स इज हियर व्हाट, F। एग्जामिनर जो फोर्स दिखा रहा है वो क्या है, F दिखा रहा है। बट देयर आर 2 मोर फोर्सेस विच यू नीड टू आइडेंटिफाई हियर। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक रोलर को ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द रोलर फर्स्ट। देखिए ये एक रोलर मैंने ड्रॉ किया। अब इस रोलर पे क्या है, 3 फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक फोर्स तो हमें दिया जा रहा है विच इज which that force is given here। वो फोर्स क्या है, that force is given F from horizontal in horizontal direction दे रहा है। एक इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, वेट लग रहा है डाउनवर्ड। अब समझिएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां पर ये कर्व हाइट दी गई है, दिस कर्व हाइट इज गिवन एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से एक रिएक्शन भी पास कर रही होगी। जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या है, पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम को पूरा करने के लिए अंडर द 3 फोर्सेस व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि कोप्लानर कॉन्करेंट सिस्टम सेटिस्फाई होना चाहिए। कोप्लानर कॉन्करेंट सिस्टम सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस मस्ट पास फ्रॉम द सेम पॉइंट। आपको दिख रहा है यहां पर कि रोलर के इस रोलर के सेंटर से 2 फोर्स पास हो रहे हैं, एक फोर्स F है और एक फोर्स W है। तो कॉन्करेंसी को सेटिस्फाई कराने के लिए द रिएक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट शुड आल्सो पास फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट। जो भी इस कर्व की रिएक्शन है, जैसे ये रोलर को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये रोलर क्या करेगा, कर्व को पुश करेगा। कर्व मतलब जो भी स्टेप हाइट दी गई है उसको पुश करेगा, और जैसे वो इसको पुश करेगा तो एक रिएक्शन फील करेगा। दैट रिएक्शन आई एम शोइंग फ्रॉम R। वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर से पास होनी चाहिए। किस लिए, ताकि कॉन्करेंसी मीट हो सके, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें सबसे पहले आप गौर करिए, B, C, D and A 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। सी इन ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D देयर आर फ्रिक्शन फोर्सेस आर गिवन। क्या दिया गया है, फ्रिक्शन फोर्स को दिया गया है। यहां देखिए इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखा है, म्यू टाइम्स N1 इज गिवन एंड इन दिस ऑप्शन म्यू टाइम्स N2 इज आल्सो गिवन इन D ऑप्शन। तो बच्चों देखो, सरफेस चाहे फ्रिक्शन की हो या ना हो, सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, फ्रिक्शन तभी आता है जब मोशन क्या है, रिलेटिव हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फ्रिक्शन तभी आता है जब मोशन क्या होगा, रिलेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर रोलर किसी कर्व को जब पार कर रहा है तो उसका मोशन रिलेटिव नहीं है, मोशन बिल्कुल एब्सोल्यूट है। वैसे तो दुनिया में जितने मोशन होते हैं सब रिलेटिव होते हैं,
क्या मतलब इस बात का? भाई आप अगर किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ग्राउंड का मतलब जो अर्थ है वो भी तो रोटेट कर रही है, तो अर्थ भी किसी वेलोसिटी से घूम रही है, और जिस रोलर को आप मूव करा रहे हैं वो भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे तो दुनिया में सारे मोशन क्या है? रिलेटिव हैं। लेकिन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं, मतलब ग्राउंड से देख रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में रोलर का मोशन कैसा है? एब्सोल्यूट है, क्योंकि आप वहां पर स्टेशनरी नजर आ रहे हो, राइट? तो अब मेरा बात फिर से समझिएगा, मैं इस बात को जस्टिफाई करना चाहता हूं क्या, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों रोल में नहीं आएगा? क्योंकि रोलर का मोशन एब्सोल्यूट है, रिलेटिव मोशन नहीं। अगर मोशन रिलेटिव होता तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम रोल में लाते। तो बच्चों यहां से एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल में ही नहीं है तो डी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। डी और सी ऑप्शन कट गया यहां से। अब मैं आता हूं ऑप्शन ए और बी की तरफ। तो जरा देखो, मैंने आपको बताया था एफबीडी ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि बॉडी को सबसे पहले सिस्टम से आइसोलेट करो और फिर उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाओ। तो रोलर जो एफबीडी आपका ए दिखाया गया है, ए को आप देखिए, क्या बॉडी यहां सिस्टम से आइसोलेट है? इन फ्री बॉडी डायग्राम गिवन इन ऑप्शन ए, जो कर्व है उसको रोलर के साथ ही अटैच करके दिखा दिया गया है। कर्व को रोलर के साथ ही अटैच करके दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ए कैन ऑल्सो बी नॉट द करेक्ट आंसर। ए आपका क्या है? ए गलत आंसर है, क्योंकि यहां पर एफबीडी को ड्रॉ ही नहीं किया गया, बेसिकली सिस्टम को ही ड्रॉ कर दिया गया है, शोइंग ऑल द फोर्सेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करूंगा। तो यहां तो आपको समझ में आ जाता है कि ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर देखें तो ये सेंटर से ही पास होगी, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के जरिए मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये वही डायग्राम है जो हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। गुड, वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर रोलर ग्राउंड को पुश कर रहा है तो यू शुड ऑल्सो ड्रॉ वन मोर फोर्सेस। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। यहां एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आनी चाहिए, और किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी ऑप्शन में एग्जामिनर ने मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। तो क्या सारे ऑप्शन गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शंस का यहां कोई रोल नहीं है। रीजन बीइंग, फोकस अगेन ऑन दिस लाइन, लिखा हुआ है व्हेन द रोलर इज जस्ट अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप। इसका मतलब आप तब एफबीडी बनाओ जब रोलर बिल्कुल स्टेप के ऊपर चढ़ने वाला है। और बच्चों जैसे ही रोलर स्टेप के ऊपर चढ़ने वाला होगा वैसे वो ग्राउंड को क्या करेगा? छोड़ देगा। फिर से समझना, जैसे ही वो रोलर स्टेप को क्रॉस करेगा, जैसे ही उसको क्रॉस करने वाला होगा इमीडिएटली वो ग्राउंड को क्या कर देगा? छोड़ देगा। और जैसे बॉडी ग्राउंड को छोड़ेगी उसका ग्राउंड से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट खत्म होते ही नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसलिए यहां पर एन की वैल्यू क्या है? जीरो है। नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर नहीं की गई है। तो हमारा करेक्ट एफबीडी क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहां देखिए, ऑप्शन आइडेंटिफाई करने, सही ऑप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ये पता करना कि जो ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है। तो मैंने आपको यहां 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला कि जो बॉडी है वो 3 फोर्सेस से गवर्न हो रही है, वो है अप्लाइड फोर्स F, वेट W एंड नॉर्मल रिएक्शन R। एंड टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तीनों फोर्स किसी एक पॉइंट से पास होने चाहिए, जिस पॉइंट को मैंने क्या बोला? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जिसके लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में, वो यहां सेंटर पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइट क्या बताया कि फ्रिक्शन रोल में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन होने के लिए बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और यहां मोशन रोलर का एब्सोल्यूट है, मोशन रिलेटिव नहीं है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई सेड कि नॉर्मल रिएक्शन में जीरो ले रहा हूं। उसका रीजन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन जीरो लेने की मेन वजह यह है कि जैसे ही रोलर, एग्जामिनर कह रहा है कि व्हेन द रोलर इज जस्ट अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप, तो जैसे रोलर स्टेप को पार करने वाला होगा इमीडिएटली इट विल लीव द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन रोलर एंड ग्राउंड, नो नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी को मैं कन्वेंशनल फॉर्म में सॉल्व करता हूं कि अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए तो कैसे होगा। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बच्चों। देखिए क्या लिखा गया है। A roller of radius r is equal to 300 mm and weight 2000 Newton is to be pulled over a curve of height 150 mm। उसी क्वेश्चन को यहाँ डेटा में फ्रेम किया गया है। फिगर गिवन by a horizontal force P applied to the end of the string wound tightly around the circumference of the roller. Find the magnitude P required to start the roller move over the curve। पहली चीज क्या पता करनी है स्टूडेंट्स? Find the magnitude of P required, and second what is the least pull P। मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, क्वेश्चन की लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। एग्जामिनर ने वर्ड क्या डाला है? व्हाट इज द लीस्ट पुल
मिनिमम से मिनिमम फोर्स P बताओ थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील। यहां कहां फोर्स लगा रहा है? सेंटर ऑफ द व्हील, तो जस्ट टर्न द रोलर ओवर द कर्व। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फैंटास्टिक प्रॉब्लम है, सॉल्व कराता हूं। बट इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सॉल्व करूंगा, 3 अलग अलग तरीके से करूंगा, 2 मैं यहां करूंगा, तीसरा आपके लिए छोड़ूंगा, आप खुद से करिएगा। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं केस 1। डियर स्टूडेंट, मैं कहां से सॉल्व कर रहा हूं? केस 1। कब? जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P इज एक्टिंग एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द रोलर, जो कि आपके फिगर में दिया गया है। मैं इस केस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सी, रोलर इज गिवन, ये इसका सेंटर हो गया, और फर्स्ट वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड साइड, जिसकी वैल्यू दी है 2000 न्यूटन, दैट मीन्स 2 किलो न्यूटन लिख लिया मैंने। और यहां पर आपको जो कर्व दिया गया था 150 mm हाइट का, ये देखिए कर्व दिया गया है, तो यहां से एक रिएक्शन पास हो रही होगी। अब समझना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ गया बच्चों। पहले लेट मी कंप्लीट द फिगर बाय शोइंग व्हाट द फोर्सेस आर गिवन। यहां P दिया गया है। देखिए, अभी बताया था कि सिस्टम हमारा अगर इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए? तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक फिक्स पॉइंट से जानी चाहिए। अब फोर्स P एग्जामिनर ने इंटेंशनली अगर सर्कमफेरेंस पे लगा रखा है, तो आप फोर्स P को टच नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से पहले अपने वेट की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की ओर खींच लेते हैं। देखिए ऐसे, ये तो हो सकता है ना कि वेट इज एक्टिंग इन दिस लाइन, राइट, जो कि इसी पॉइंट से पास कर रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट आई एम राइटिंग, दिस पॉइंट इज O लिख लेता हूं, या O तो सेंटर का नाम दिया गया है, इसको C लिख लेता हूं। C, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C से जा रहा है। वेरी गुड, ठीक है। एंड लेट मी राइट C ना लिख के P लिखता हूं। P इज रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, ठीक है। तो मैंने यहां से P लिख लिया, लेट मी करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो थर्ड रिएक्शन थी, देखिए कर्व दिया गया था आपको, कर्व, दैट मीन्स ए स्टेप इज गिवन, ये स्टेप दिया गया है ऐसा। तो इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रिएक्शन फोर्स जा रहा होगा कॉन्करेंसी कंडीशन को मीट करने के लिए, दैट मस्ट बी पास फ्रॉम पॉइंट P। वो कहां से जाना चाहिए बच्चों? पॉइंट P से जाना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो वो रिएक्शन की लाइन देखो ऐसे जा रही है, मैंने यहां दिखा दी। ये क्या लाइन है? दिस इज द लाइन ऑफ रिएक्शन फोर्स आर पासिंग फ्रॉम, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, तो इसको मैं RA लिख देता हूं, ठीक है। तो अब मगर अगर FBD को समझा जाए, तो दिस कंप्लीट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय 3 फोर्सेज। अगेन वो कौन कौन से 3 फोर्सेज हैं? लेट मी ड्रॉ। देखिए, पहला फोर्स क्या हो गया? दिस इज द फोर्स, ये पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आई एम ड्रॉइंग दिस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ये हो गया पहला फोर्स, जिसको मैंने RA से लिखा हुआ है। दिस सेकेंड फोर्स इज दिस वन, जिसको P लिखा गया है। एंड थर्ड फोर्स इज इट्स वेट, जिसको मैं W लिख रहा हूं। तो देखो 3 फोर्स मिल गए बच्चों। 3 फोर्सेस कोप्लेनर कॉनकरेंट सॉल्व कर सकते हैं आइदर बाय लामीज थ्योरम और बाय द फोर्स रिजोल्यूशन मेथड। तो अभी लामीज लगाते हैं, और लामीज लगाने के लिए मुझे तीनों एंगल की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से एंगल? दिस वन, ये तो दिख रहा है, ये π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल है। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट दिस वन। तो देखिए, सिंपल ज्योमेट्री से पता कर लेता हूं। यहां ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल भी होगा। इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, तो इन इस दिस रेड कलर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स रेडियस, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। ये वैल्यू कितनी बच्चों? 300 है, 300 mm है। एंड दिस टोटल हाइट इज गिवन, दिस टोटल हाइट इज गिवन हाउ मच? 150 mm। ये 150 दिया गया है। तो अगर ये 150 है, तो ये भी 150 हो जाएगा। एंड दिस रिमेनिंग हाइट विल बी हाउ मच? 150 mm। तो आप सिंपली ट्रायंगल AB और C में अगर देखिए, इफ यू अप्लाई ट्रायंगल ABC, बच्चों ट्रायंगल ABC में अगर ध्यान करो, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूं अल्फा। दिस अल्फा विल बी cos अल्फा इज इक्वल टू 150/300 इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 60 डिग्री। गुड, सिंपल। हमें अगर अल्फा मिल चुका है, नाउ लुक एट हियर, ये भी रेडियस है AB, और BP ये भी क्या है? रेडियस है।
तो ये दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर होंगे तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इफ दिस एंगल अल्फा इज 60, सो रिमेनिंग दिस एंगल इज, ये इंटीरियर एंगल कितना हो गया बच्चों, दिस विल बी 120। अगर ये 120 है और ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन 180 होता है तो कितना बच गया, 60 बच गया। तो बाय सिंपल ज्योमेट्री अगर टोटल 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो मुझे ये एंगल 30 मिल गया, ये 30 है तो इसके सामने का एंगल ये भी 30 हो गया। दिस टोटल एंगल विल बी हाउ मच, बहुत आसानी से आप कह सकते हैं दिस इज 120 डिग्री। तो ये एंगल मैंने कैलकुलेट किया बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री है, आप पिक्चर को पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कैलकुलेट कीजिए। तो अभी ये कितना बच जाएगा एंगल, हाउ मच दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 टोटल माइनस 120 माइनस 90, यही हो जाएगा। लेट्स से दिस एंगल अगर ये थीटा है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 120 प्लस 90। मैं कितना लिख सकता हूं, देखिए थीटा प्लस 120 प्लस 90 विल बी इक्वल टू 360। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, दिस विल बी 360 माइनस 120 माइनस 90, दिस आई एम गेटिंग 150 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास 150 डिग्री। वेरी गुड। तो सिंपल साइन रूल लगा दें। साइन रूल से मैं लिखूंगा फोर्स P डिवाइड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री 150 डिग्री इज इक्वल टू W डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चों यहां से निकाल सकते हैं P की वैल्यू, W इज गिवन 2 किलो न्यूटन, तो 2 डिवाइड बाई साइन 150 इंटू साइन, सॉरी 2 डिवाइड बाई साइन 120, साइन 120 इंटू साइन 150। तो देखिए ये P की वैल्यू आ गई 1.1547 किलो न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, राइट। एंड सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर आपको दूसरी वैल्यू भी निकालनी हो तो RA डिवाइड बाई साइन 90 कैन बी इक्वल बाई W डिवाइड बाई साइन 120। तो W इज 2 और डिवाइड बाई साइन 120, तो ये साइन 90 इज 1, तो RA मिल गया मुझे 2.31 किलो न्यूटन। तो यहां से मुझे ये दो आंसर मिल गए, जो कि पहला पार्ट पूछा गया था इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ P रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलर मूव ओवर द कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो अभी आप इस पहले पार्ट को समझिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कैलकुलेट व्हाट विल बी द लीस्ट फोर्स P रिक्वायर्ड, एंड एट दैट टाइम मैं वो भी डिस्कस करूंगा व्हाट इज द सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टिल देन रिवाइज वेल एंड टेक केयर। थैंक यू।